गाइस वेलकम टू वायरल कॉमर्स। दिस इज विकास कुमार। शुरू करते हैं अपने अकाउंट का फिफ्थ चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इट मींस IFRS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS होते क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग को इतना पता है, हमारे कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे का मकसद हमारा यही होता है कि हम लोग जैसे इनसाइडर्स है, जैसे कंपनी के मैनेजमेंट, वो अपना सही सही डिसीजन ले सके, या आउटसाइडर जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स को लाइबल कितना बनेगा वो चीज़ देखने के लिए, या इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को करना है, बनाए रखना है, या तो फिर निकालना वहाँ से लेके डिसीजन लेने के लिए वो यूज़ करते हैं। वैसे ही हम लोग अपना फाइनल अकाउंट को बनाते क्यों हैं? पहली बात, हम लोग अपना फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं ये तो हमें समझ आ गया, पर क्या हमें फाइनल अकाउंट बनाना बिल्कुल जरूरी है? आंसर है यस, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा कंपनी एक्ट 2013 हमें कहता है कि आप बैलेंस शीट और P&L को बनाइए। कंपनी एक्ट 2013 हमें कहता है कि आप बैलेंस शीट बनाइए। कौन से सेक्शन के अंडर में? सेक्शन 129 के अंडर में, ठीक है कि ना। सेक्शन 129 के अंडर में हमें कहता है कि कंपनी आप अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, ताकि दूसरे जो आउटसाइडर्स या इनसाइडर उनको हेल्प मिल सके, और ये बनाने के लिए हम लोग लायबल भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंट तो बनाएंगे, पर क्या कंपनी A और कंपनी B, ठीक है कि नहीं, ये कंपनी A और ये मान लो कंपनी B है, अब ये अपना अकाउंट बनाएगा और ये अपना अकाउंट बनाएगा, ये अपनी मर्जी से बनाएगा और ये अपनी मर्जी से बनाएगा, ठीक है कि नहीं। अपना अकाउंट दोनों को दोनों अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो क्या इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं? हमें तो नहीं पता नहीं ये इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, बिकॉज ये आया गया या कुछ भी पुराने टाइप से लिख सकता है, ये अपने हिसाब से लिख सकता है, तो हम लोग को समझ नहीं आएगा। हम लोग को अच्छे से कंपेयर कर सके दोनों चीज़ को, दोनों कंपनी को, ताकि इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से इन्वेस्ट कर सके। उनको डिसीजन लेने के लिए हमें ये चीज़ होना ज़रूरी है कि ये कंपनी और ये कंपनी, ठीक है कि नहीं है, दोनों के दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो करके अपना अकाउंट बनाए, जिससे लेके इन्वेस्टर्स या अदर पार्टीज उन लोग को एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल हो। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने किया क्या कि सबसे पहले सबने सुना हुआ गैप के बारे में, भाई सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, GAAP, गैप का फुल फॉर्म क्या है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है कि नहीं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हम लोगों ने इसी वजह से ऑप्ट किया था कि हम लोग जो भी हमारे अंडर में कंपनीज आती है, जितने भी कंपनीज, वो अपना जो अकाउंट प्रिपेयर करेगी वो सेम बेसिस पे वो करते रहेगी। पर हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उसके साथ साथ हमारे पास और मुश्किल यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी, इनमें दिक्कतें आने लगी, क्योंकि इनमें जो हम लोग आइटम्स जो लेते थे, आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए ना जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस एक कंपनी अलग तरीके से करती थी, एक कंपनी अलग तरीके से। मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि हम इसको इस तरीके से वैल्यूएशन करें या इस तरीके से वैल्यूएशन करें, ठीक है कि नहीं है। तो कोई कंपनी इस तरीके से वैल्यूएशन करती थी, कोई कंपनी इस तरीके से वैल्यूएशन करती थी। तो हुआ क्या, हम लोग को इस चीज़ में भी कंपेयर करने में दिक्कत आने लगी। तो हम लोगों ने इसके वजह से हम लोगों ने क्या किया, एक और नई कमेटी बिठाई, जिसमें हम लोग थोड़ा अमेंडमेंट करें, कुछ नया चीज़ लेके आए, जिसका नाम रखा गया, हम लोगों ने एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी को हमने कब बनाया? 29 जून 29 जून 1973 को कमेटी बिठाया, जिसका नाम था IASC, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है। कब किया हम लोगों ने, कब सेटअप किया इसको हमने? 29 जून 1973 में। देन हुआ क्या, इसमें भी सेम, अब इसमें भी कुछ दिक्कतें आने लगी, तो हम लोगों ने क्या किया, एक और बॉडी बिठा दिया, यानी इसी का सक्सेसर हम लोगों ने बना दिया, जिसका नाम रखा गया IASB, I फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, IASB। इसको बनाया, इसको हमने कब बनाया, इसको भी डेट याद रखना आपको, 1 अप्रैल 2001, इट मीन्स 2001 में
1 अप्रैल 2001 में हमने IASB को डेवलप किया। ठीक है, अब इसी IASB के ही अंडर में हम लोगों ने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाए ताकि लोग यानी कि जो भी कंपनीज है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें और सब में यूनिफॉर्मिटी आ सके, जिसका नाम रखा गया IFRS। जो हम लोग का भी जो चैप्टर है वही हम इसमें पढ़ेंगे, IFRS होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को ये गैप का फुल फॉर्म, IASC का फुल फॉर्म, IASB का फुल फॉर्म, ये सब आपको पूरे अच्छे से लेके लर्न करने, आप इसको लिख लीजिएगा बिकॉज ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, उसमें लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन करते हैं जो कि मिस्टर कोलर ने दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या, ये एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड्स मीन्स कोई भी एक कंपनी किन स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी अपने अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है कि नहीं, हम लोगों ने जो तय किया हो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम्स के द्वारा, लॉज एंड प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा जो भी इनमें इम्पोज किया जाता है, अकाउंटेंट इन चीज़ को ही फॉलो करके अपना अकाउंट को प्रिपेयर करता है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है कि नहीं है, जैसे हमारे पास हमारे इंडिया में भी हम लोग गैप के अकॉर्डिंग या हमारे अपने ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बनाते थे। पहले हम लोग बनाते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते थे, साथ में ही जब से लेके IFRS आया है, IFRS, ठीक है कि नहीं, IFRS, सो हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया, और इसमें से कुछ अच्छे इसमें से कुछ अच्छे को हमने लिया और हम लोगों ने अपना बना दिया IND AS। ठीक है कि नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने बनाया, जिसको ये भी हमारा यूनिवर्सली, इट मीन्स ये भी हमारा ग्लोबल लेवल पे ये भी सेटिस्फाई किया जाता है कि इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको हम रीड कर लेते हैं एंड समझते रहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस, सिंपल सी बात है, गाइडलाइंस है, ये रूल्स है। ठीक है कि नहीं, जिसको फॉलो करना पड़ता है। विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क क्रेडिएबल, विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क क्रेडिएबल, क्रेडिएबल मतलब क्या चीज, विश्वास करने लायक। ठीक है कि नहीं, विश्वसनीय जो बोलते हैं ना हम लोग, विश्वसनीय यानी कि जिसको हम विश्वास करने लायक हो, जो चीज विश्वास करने लायक हो, यानी इस तरीके का ये अकाउंट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि सब लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, तो ये विश्वास करने लायक तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ हमें, अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बीइंग चेंज और रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी बताया, गैप के बाद IASC, IASC के बाद IASB। ठीक है, ऐसे ही टाइम टू टाइम हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमारे सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं या टाइम आने पे हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स हमने इस तरीके से बना रखे ताकि हम टाइम आने पे इसको हम रिवाइज या चेंज हम इसको कर सकें। थर्ड पॉइंट, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड एंश्योर कराता है कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही बात है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन मकसद क्या चीज हमारा, ताकि हम इसको एंश्योर करा सकते लोगों को कि कंपेयर हम इसमें आराम से कर सके, एक कंपनी A और B कंपनी को हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिन ने इस चीज को फॉलो कर रखा है तो इजीली हम आराम से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज अवेलेबल एंड एंटरप्राइज इज फ्री टू अडॉप्ट, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फ्लेक्सिबल्स। ठीक है कि नहीं, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी अल्टरनेटिव तरीका दे रखा है जिससे आप इसको अपने अकाउंट को बना सको, तो आप फ्री हो उस अकाउंट को अडॉप्ट करने के लिए, उस तरीके से आप अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग इसमें अब यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमें इस चीज़ की यूटिलिटी मतलब ज़रूरत, ठीक है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी या इसके यूटिलिटी यानी इसके फ़ायदे क्या चीज़ हमारे लिए। दे प्रोवाइड द नॉर्म्स, सही बात है भाई, हमें एक नॉर्म्स देते हैं ऑन द बेसिस विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये हमें एक नॉर्म्स देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपना फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकें। सेकेंड पॉइंट, इट क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर रिलायबल। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्रेडिबल बनाता है, रिलायबल भी बनाता है। भाई लोग इसमें विश्वास तो करेंगे ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा लोगों को, क्योंकि सब लोगों ने सेम तरीके के स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ये क्या करता है, अकाउंटेंट के लिए भी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने एक सेटअप रूल के अकॉर्डिंग अपने आप अकाउंट को प्रिपेयर करना है,
तो इसके लिए भी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस करना भी इसके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है। साथ ही साथ जो ऑडिटर हमारे भाई साहब है उनको भी ऑडिट करने में ईजी रहेगा, बिकॉज सबके सब सेम रूल या सेम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, इट एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। IFRS के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि IFRS क्या है। पहले गैप का IASC, IASC का IASB। IASB ने ही एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जिसका नाम है IFRS, जिसको डेवलप किया गया था, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग IASB। अब देखते हैं IASB जो है हमारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था IASB का, ठीक है कि नहीं। IFRS नहीं, IASB बोल रहे हैं हम लोग अभी। टू डेवलप द सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन मेक गुड डिसीजन एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेरेबल ग्लोबली। ये इंश्योर कराता है या हेल्प करता है, लोगों को कहता है कि आप भी IFRS को अपनाइए और आप ग्लोबल मार्केट पे छा जाइए, ठीक है। कुछ ऐसा ही है कि अगर मान लो जिस भी कंपनी ने IFRS का मेंबर बन गया और वो IFRS के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो उस कंपनी को ग्लोबल लेवल पे ही माना गया है, एक सेटिस्फाई उसको मिला हुआ है, ठीक है। ग्लोबल लेवल के जो इन्वेस्टर्स है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग को ईजी होगा उसके बैलेंस शीट को रीड करना, उसके P&L को रीड करना। अगर वो अच्छे से रीड कर पाता है, उसको बिजनेस को समझ पाता है, तो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करेगा, ठीक है। सो इसीलिए वो कंपेयर भी कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, जिनने IASB से लेके जो बना ना IFRS उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रमोट द यूज ऑफ दीज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है कि नहीं है। ये प्रमोट करता है जो इनने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो इनने बनाया हुआ स्टैंडर्ड्स, ठीक है कि नहीं है, इन स्टैंडर्ड को ये फॉलो करे, सब लोग फॉलो करे, उस चीज को ये प्रमोट भी करता है। थर्ड पॉइंट, टू फुलफिल द स्पेशल नीड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी बाय द फॉलोइंग अबव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं IFRS का मीनिंग क्या है। IFRS का मीनिंग क्या है, IFRS इज अ प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड है इसमें। IFRS आर अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय IASB, recommended to use by the enterprise globally to produce financial statement। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग इसके बाद दे रखा हमें बेनिफिट ऑफ IFRS। IFRS का बेनिफिट्स हमारे लिए क्या कीजिए, किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट करता है IFRS। पहली बात, ग्लोबल कंपैरिजन कर सकते हैं हम, ग्लोबल लेवल पे कंपैरिजन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जो भी कंपनीज हमारे पास विभिन्न कंपनी होंगी, उन कंपनीज के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग IFRS shall be बेटर अंडरस्टूड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि IFRS के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया गया कोई भी अकाउंट वो इजी टू अंडरस्टूड हो जाता है सब लोगों के लिए, ठीक है। और ये कोई कंट्री स्पेसिफिक या वो चीज़ नहीं होता, जिसमें सब लोग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हमें यहाँ पे, इंडस्ट्री कैन रेज और इन्वेस्ट देयर फंड बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर विद IFRS। अगर आप IFRS को फॉलो करते हो तो बहुत आपको फंड मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बेटर टू अंडरस्टैंड है। इन्वेस्टर्स में अपना रिसर्च करेंगे, देन उनके बाद जिनको अच्छा लगा तो वो उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए भी ये क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपने फंड को रेज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, accountant and auditor are in a position to render their service in countries adopting IFRS। सही बात है भाई, जो भी हमारे अकाउंटेंट है या हमारे ऑडिटर्स है, उनको भी ग्लोबल लेवल पे अपना सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि सब ने IFRS को सर्टिफाई किया हुआ है। मान लो आप अकाउंटेंट हो इंडिया के, ठीक है कि आपने IFRS के सारे स्टैंडर्ड को पढ़ रखा है, यानी कि आप अपना IFRS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी सर्विस कोई दूसरे कंट्री में जाके भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट दे रखा हमें, बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS अकाउंटेंट एंड ऑडिटर कैन सेव द टाइम एंड मनी। सही बात है भाई, अगर आपने IFRS को
ऑप्ट किया हुआ है तो अकाउंटेंट के लिए भी और हमारे ऑडिटर के लिए भी ये टाइम सेविंग बन जाता है, क्योंकि बहुत इजी है सब लोग को समझना और सेम पैटर्न को फॉलो करना। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, firm using IFRS can have better planning and execution. It will help the management to execute their plan globally. ठीक है, यानी कि अगर आपने IFRS को ऑप्ट किया हुआ है, आप IFRS के अकॉर्डिंग अपना अकाउंट या प्रिपेयर करते हो, तो आपको प्लानिंग करने में या कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने में ये बेटर हेल्प करता है आपको पूरे किस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ही इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।